हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग 10 अति महत्वपूर्ण मैथ के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर रिपीट होते हुए उसको देखा गया है। इसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ जाके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। साथ में जो भी पीडीएफ वगैरह है वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 मेहमान किसी पार्टी से होकर गुजरते हैं और प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को भी अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। बोला यह गया है कि 5 मेहमान किसी पार्टी से होकर गुजरते हैं और प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या। तो हम लोग हाथ मिलाने की कुल संख्या इस फॉर्मूला से निकालेंगे, m इंटू m माइनस 1/2। ध्यान रहे यहाँ पे प्लस नहीं करिएगा क्योंकि योग वाला में n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2 होता है, तो वही हम लोगों को याद रहता है। तो वहाँ प्लस होता है, यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। तो m इंटू m माइनस 1/2, जहाँ m के स्थान पर लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ पीपुल, व्यक्तियों की जो संख्या होगी उसको। जैसे यहाँ पे देखिए 5 मेहमान किसी पार्टी से होकर गुजरा है तो m के जगह क्या लेंगे, हम 5 लेंगे इंटू m माइनस 1, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4, और बट्टा में लिखेंगे हम 2, 5 चौके 20/2 यानी कि 10। तो हाथ मिलाने का कुल संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 व्यक्ति किसी पार्टी से होकर गुजरे, प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाए तो हाथ मिलाने की कुल संख्या 5 गुना 4/2। 10 व्यक्ति किसी पार्टी से होकर गुजरे, प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाए तो हाथ मिलाने की कुल संख्या होगी 10 गुना 9 यानी m इंटू m माइनस 1, तो 10 गुना 9/2। 40 व्यक्ति किसी पार्टी से होकर गुजरे, प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाए तो हाथ मिलाने की कुल संख्या 40 गुने 39/2 होगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन भी अक्सर आपको देखने को मिल जाता है। बोला है 7:9, अनुपात को हम बट्टा में भी लिख सकते हैं, मतलब कि 7/9 में क्या जोड़े, मतलब इसके दोनों पदों में हम क्या जोड़े, इसके दोनों पदों में क्या जोड़े कि इसका वैल्यू जो है वह 13/14 के बराबर आ जाए, यानी 13:14 आ जाए। क्वेश्चन गौर से समझिएगा क्या है। बोला गया है कि 7:9 के दोनों पदों में, ठीक है, प्रत्येक पद में क्या जोड़े, मतलब इस दोनों में क्या जोड़े कि इसका वैल्यू जो है 13:14 के बराबर आ जाए, यानी 13/14 के बराबर आ जाए। तो एक तो बेसिक तरीका है कि हम इस दोनों में मान लिए कि x जोड़े। अब दोनों में x जोड़ने के बाद इसका वैल्यू क्या हो जाए, 13/14 के बराबर आ जाए। अब हम इसको सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे, जो x का वैल्यू होगा वो आंसर होगा। लेकिन इससे हमें सॉल्यूशन लंबा करना पड़ेगा और आपके एग्जाम में इतना वक्त होता नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें एक चीज की तो आज़ादी है ना, बट्टा के रूप में है तो इसमें इसके ऊपर और नीचे वाले संख्या में किसी भी संख्या से हम गुना कर सकते हैं। जैसे ऊपर भी 2 से, यहाँ भी 2 से गुना। उसी तरीके से इधर भी ऊपर नीचे भिन्न के रूप में है तो ऊपर भी x से नीचे भी x से गुना करेंगे, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम अभी के हिसाब से चेक करते हैं प्रत्येक में क्या जोड़े। तो ऊपर वाला देखिए 7 है, 13 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। और 9 से 14 ना क्या जोड़ना पड़ रहा है, यहाँ पे 5 जोड़ना पड़ रहा है। तो अलग अलग संख्या जोड़ना पड़ रहा है। क्या बोले, प्रत्येक में क्या जोड़े, तो इक्वल संख्या यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो हम देखिए क्या करेंगे कि इसको और बढ़ा लेंगे। हम इसको 2 गुना कर सकते हैं, इस वाले को 2 गुना कर सकते हैं ना, और इसको भी 2 गुना कर सकते हैं। तो 13 दूना 26 और 14 दूना 28, इतना तो लिखा जा सकता है। हमने क्या किया, इसको भी 2 गुना कर लिया, इसको भी 2 गुना कर लिया। अब आप बोलोगे कि सर 2 गुना क्यों किए, तो इस पे हमारा वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा था इसलिए हम 2 गुना कर लिए, और 2 गुना कर सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। देखो काटो ना, 13/14 ही है। अब चेक करते हैं, अब देख लीजिए क्या हो रहा है। 7 से हो गया 26, कितना ऐड किए, प्लस 19, कितना जोड़ा गया, 19 जोड़ा गया। और 9 से हो गया 28, कितना ऐड किए, प्लस 19। देखिए ऊपर नीचे इक्वल आ गया, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर नीचे इक्वल आ गया, ऊपर भी कितना ऐड किया, ऊपर भी कितना जोड़ना पड़ा, 19, और नीचे भी कितना जोड़ना पड़ा, 19, तो हमारा आंसर आ गया। अगर नहीं होता तो फिर इसको 3 गुना करते, 13 तिया 39, 14 तिया 42, और तब देखते कि ऊपर नीचे जोड़ने पे इक्वल संख्या मिल रहा है कि नहीं। अगर इक्वल मिल जाए, यानी ऊपर नीचे समान अंक जोड़ने पर यह संख्या ऊपर नीचे वाला, मतलब इसमें संख्या जो संख्या जोड़ने पर 26 आए, इसमें वही संख्या जोड़ने पर 28 आ जाए, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देखिए, यह भी अभी एनटीपीसी के अंदर भी बहुत बार देखा गया है, लगभग सभी सेट में यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। बोला है 2 संख्याओं का योग 20 है, गुणनफल 96 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग।
तो व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा योग बट्टा गुणनफल, यानी कि 20/96 आपका आंसर हो जाएगा। काट सकते हैं इसको, 4 से कटेगा, 4 पंचे 20 और 24 चौके 96, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 5/24 हो जाएगा। मतलब जब भी दो संख्याओं का योग दे और गुणनफल दे और तब आपसे उसके व्युत्क्रमों का योग पूछे तो आप क्या करोगे, योग बट्टा गुणनफल करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं समझिए। जैसे दो संख्याओं का योग 20 दिया है तो हम संख्या मान लेते हैं a और b, तो a + b का वैल्यू कितना हो गया, इस हिसाब से 20 हो गया। आगे देखिए क्या बोला है, इसका गुणनफल 96, इसका मतलब a गुने b का वैल्यू कितना हो गया 96। अब क्या पूछा है हमसे पूछा है उनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उनके उल्टा का योग। तो संख्या हमारा a है तो a का उल्टा क्या होगा 1/a, और b का उल्टा क्या होगा 1/b, व्युत्क्रम हो गया। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा हो गया। अब इसका योग निकालना है, इसी का मान पूछा है, यहाँ पे यही पूछा गया है। संख्या का योग 20 यानी a + b 20, संख्या हम a और b माने हैं। गुणनफल 96 यानी a गुने b का वैल्यू 96, उनके व्युत्क्रमों का योग यानी इसका वैल्यू पूछा है। अब इसको आप सोल्व करिए, भिन्न का जोड़ करिए, a और b का बोलिए एलसीएम क्या होगा ab हो जाएगा। a से भाग करेंगे a कटेगा b बचेगा, b से 1 में गुना तो b प्लस b से काटेंगे b कटेगा, क्या बचेगा a से 1 में गुना तो a, यानी क्या आ गया a + b। तो a + b का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है 20 है, बट्टा नीचे में क्या है a गुने b, तो a गुने b का वैल्यू कितना 96 आ गया। इसके व्युत्क्रमों का योग तो यही होगा ना, इस फॉर्म में आ गया जब इसी को हम आगे बढ़ाए तो 20/96, यानी देख लीजिए योग ऊपर आया और गुणनफल नीचे आया। तो इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको सोल्व करना हो ना तो आप कुछ मत करना, अगर व्युत्क्रमों का योग पूछे तो आप योग यानी कि जो योग है संख्या का उसको ऊपर लिख देना। योग कितना है 20, तो 20 ऊपर लिखना, और गुणनफल कितना है 96, 96 को नीचे लिखना। ये इसके व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा। 4 से काटिएगा तो यह 24 हो जाएगा, 4 से काटिएगा यह 5 हो जाएगा, 5/24 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए जरूरी था। अगला देखिए इस क्वेश्चन को, यह बोला है कि एक चिड़ियाघर में कुछ बकरियां और कुछ मुर्गे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 30 और पैरों की संख्या 100 है तो बकरियों की संख्या बताइए। देखिए एक चिड़ियाघर में ना 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जानवर हैं। मुर्गे हैं और बकरी है, मतलब मुर्गी 2 पैर वाले जानवर और बकरियां यानी कि 4 पैर वाले जानवर। अब हम लोगों से किसका संख्या पूछा है, बकरियों की संख्या यानी कि 4 पैर वाले। तो देखो क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालने के लिए। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या जब भी पूछे तो आप सबसे पहले लिखना लेग। लेग का मतलब कि पैर, पैर का संख्या ज़्यादा होगा, माइनस इसमें से माइनस करेंगे हेड। अच्छा हेड में गुना कितना से करना है 2 से, हेड का 2 गुना माइनस करेंगे, और बट्टा में भी आपका 2 रहेगा। ध्यान से देखिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, लेग माइनस हेड गुना 2, बट्टा में क्या आएगा 2 आएगा। बस अब फॉर्मूला पे ले जाइए। लेग यानी कि पैरों की संख्या देख लीजिए कितना है 100, तो लेग के स्थान पर हो जाएगा 100, माइनस हेड के स्थान पर कितना लिखेंगे, सिरों का संख्या कितना है 30, तो हेड के स्थान पर लिखेंगे 30 और गुना करेंगे कितना से, इसमें 2 से। हेड में कितना से गुना करना है 2 से, और बट्टा में 2। अब देखिए 30 गुना 2 मतलब कितना है 60, तो 100 में से 60 माइनस करिए 40, 40/2, 40/2 यानी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 40/2 यानी कि 20, 20 किसका संख्या निकला है आपका, 20 निकला है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आपका 20 हो गया। कुल जानवर का संख्या 30 होगा, क्योंकि पैरों का संख्या अगर सिर का संख्या अगर 30 है तो जानवर चाहे 2 पैर वाला हो या 4 पैर वाला, सिर का संख्या सबका तो एक ही होगा। तो सिर का संख्या 30 है, मतलब कुल 30 जानवर है, जिसमें से 20 है आपका 4 पैर वाला, तो शेष 10 बचेगा, वह कितने पैर वाला हो जाएगा 2 पैर वाला हो जाएगा। तो यह आपका आंसर हो गया। अगर हम दोनों ही फॉर्मूला की बात करें, दोनों ही फॉर्मूला की अगर हम बात करें, देख लीजिए जैसे यहाँ पे दोनों फॉर्मूला की अगर बात करें तो आप देखिए यहाँ पे कि 4 पैर वाला के लिए फॉर्मूला यूज किए। अगर हमसे 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछे, डायरेक्ट अगर 2 पैर की संख्या निकालना होगा, 2 पैर वाले जानवरों की संख्या, तो क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेग माइनस हेड। देखिए सेम है, लेकिन यहाँ पे गुना करेंगे कितना से 4 से, और बट्टा में क्या होगा 2 होगा। तो अब एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। क्या कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि कब हमें 4 से गुना करना है, कब 2 से गुना करना है। तो देखिए उल्टा करिएगा, 2 पैर वाले के हेड में कितना से गुना 4 से, और 4 पैर वाला के हेड में कितना से गुना 2 से। उल्टा करिएगा, 4 पैर वाला के हेड में 2 से गुना, और 2 पैर वाला के हेड में 4 से गुना, और बाकी दोनों के बट्टा में 2 है तो वह 2 रहेगा। तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या लेग माइनस हेड गुने 2, हेड गुने 2 बट्टा 2, और 2 पैर वाले जानवरों की संख्या लेग माइनस हेड गुने 4, 2 पैर वाला के हेड में कितना से गुना 4 से, बट्टा में 2। इससे आपका 2 पैर और 4 पैर वाले सभी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं।
अगला देख लीजिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। बोला गया है कि इस दोनों के गुणनफल में क्या जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग समझते हैं, जैसे 4 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि यह 2 के वर्ग करने पर आता है। 9 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 3 के वर्ग करने पर आता है। 49 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 7 के वर्ग करने पर आता है। तो जो संख्या किसी के वर्ग करने पर आता है वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। तो हमसे क्या बोला गया है कि 9451, गौर से इन संख्या को देखिएगा, गुना 9452, इसके गुणनफल में क्या जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप गुना करने के लिए जाइएगा तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, बहुत आपका बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा, और हमें सॉल्यूशन में नहीं जाना है क्योंकि प्रोसेस का आपको नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक पैटर्न है क्वेश्चन का। पैटर्न क्या है कि इन दोनों ही संख्याओं में 1 का अंतर है। देख लीजिए गौर से, दोनों ही संख्याओं में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। तो जब इस फॉर्म में कोई संख्या रहे और आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो जोड़ने के केस में इस दोनों में से जो बड़ा संख्या होगा वही आंसर हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9452। और घटाने के केस में इस दोनों में से जो छोटा संख्या होगा वह आंसर, तो घटाने के लिए बोलता तो क्या आंसर होता, 9451। बोला है क्या जोड़े, तो हमारा आंसर क्या होगा, 9452 हो जाएगा। अब इस बात को हम समझ लेते हैं। जैसे इसी पैटर्न पे एक छोटा संख्या बनाते हैं, 8 गुने 9। देखिए तो इसी पैटर्न पे है, 1 का अंतर है दोनों में। हाँ सर, इसी पैटर्न पे छोटा संख्या है। अब इसका गुणनफल कितना हो गया, 8 गुने 9 का मतलब कितना हो गया, 72। अब 72 में क्या जोड़े कि यह आपका पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 72 में 9 जोड़ के देखिए, 72 9 81। 81 पूर्ण वर्ग संख्या है, हाँ सर है, 9 का वर्ग 81 होता है। इसके गुणनफल यानी 8 9 72 में से क्या घटाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 8 घटा के देखिए, 72 माइनस 8 कितना आ गया, 64। पूर्ण वर्ग संख्या आ गया ना, हाँ सर आ गया है। कोई भी इस तरीके का संख्या ले सकते हैं आप। मान लीजिए हम 7 गुने ले लिए, आपका 8 ले लिए, ठीक है। अब बोलेंगे कि 7 गुने 8 में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 8 जोड़ के देखिए, 7 8 56, 56 में 8 जोड़िए 64 पूर्ण वर्ग संख्या। 7 8 56 में से क्या घटाए, तो 7 घटाइए, 56 में से 7 घटाइएगा 49 पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा। तो अगर 1 का डिफरेंस हो और बोले क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो दोनों में से बड़ का आंसर होगा, और क्या घटाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो दोनों में से छोटका आंसर। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9452। सिमिलरली देखिए अगला भी क्वेश्चन है कि 1537 गुने 1538, 1 का ही अंतर है। क्या घटाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब क्या घटाए, तो घटाने का केस है, इसलिए हमारा आंसर 1500 क्या हो जाएगा, 37। जोड़ने के लिए बोलेगा तो बड़ का आंसर, घटाने के लिए बोलेगा तो छोटका आंसर। कंडीशन क्या है, अंतर 1 का होना चाहिए। और इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, अब यहां पे क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। बोला है 176 गुने 184 में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब आप 184 मत जोड़ लीजिएगा, 184 जोड़िएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में 1 का अंतर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे सर, अब समझिएगा क्या करेंगे। आप देखिए इस दोनों के गुणनफल में ना, इसके डिफरेंस के आधे का अगर आप स्क्वायर ऐड करते हैं, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाना है, तो डिफरेंस के आधे का अगर आप स्क्वायर ऐड करते हैं इसमें, तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसमें देखिए, तो दोनों संख्या में डिफरेंस कितना का है, अंतर कितना का है, तो 184 में से 176 माइनस करिए, 8 का डिफरेंस है। तो 8 का क्या करोगे आप, 8 का करोगे आधा। 8 का आधा कितना होता है, डिफरेंस जो भी आया है 8, उसका करोगे आप आधा, कितना होगा 4, और 4 का कर लोगे आप स्क्वायर। यानी कि इसमें क्या ऐड करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 16 ऐड करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पुनः समझिए क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, डिफरेंस के आधे का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन में जब अंतर 1 का ना हो तब क्या करना है, इन संख्याओं के डिफरेंस के आधे के स्क्वायर को अगर इसमें ऐड किया जाए तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से बना के आप चेक कर सकते हैं। पुनः देखिए, सीधे देख के हम बता सकते हैं यहाँ पे कि 176 और 184 में अंतर कितना का है, कितना ज्यादा है 184 176 से, 8 ज्यादा है। तो 8 को आधा करिए, जितना ज्यादा होगा उसको आधा करिए और उसका स्क्वायर। तो आधा करेंगे तो 8 है, आधा करेंगे तो 4 का स्क्वायर, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आपका 16। इस तरीके का कोई भी संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और वापसी में उसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है, तो पूरे यात्रा में औसत चाल क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर सर्टेन डिस्टेंस हो यानी कि निश्चित दूरी हो, ठीक है, क्या हो आपका सर्टेन डिस्टेंस यानी कि निश्चित दूरी हो, मतलब एक समान दूरी हो, उस केस में है ना,
दो समान दूरी हो और चाल अलग अलग हो तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। औसत चाल बराबर यानी कि एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy बट्टा x प्लस वाई। लेकिन कंडीशन क्या है, डिस्टेंस सर्टेन हो, मतलब दो एक समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए ना, तो पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल बराबर 2xy बट्टा x प्लस वाई। पुनः सुनिएगा, दो समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए तो पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल 2xy बट्टा x प्लस वाई है ना। और तीन समान दूरी को अगर तीन अलग अलग चाल से तय किया जाए तो पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल होता है, तीन अगर समान दूरी हो तो 3xyz बट्टा में क्या लिखते हैं हम लोग, xy प्लस yz प्लस zx। लेकिन क्या कंडीशन है, तीन समान दूरी को तीन अलग अलग चाल से तय किया जाए। यहाँ देखिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और वापसी में वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। तो गया है और वापस आया है, तो जितना दूर गया है उतना ही दूर वापस आया होगा, है ना। जितना दूर गया है उतना ही दूर वापस आया होगा, मतलब जाने में जो दूरी है आने में भी वही दूरी है। तो सर्टेन डिस्टेंस हो गया, निश्चित दूरी हो गया, चाल अलग अलग, तो औसत चाल बराबर 2x/, तो x के जगह पहला चाल, y के जगह दूसरा चाल। तो पहला चाल है 40, दूसरा है 60 बट्टा x प्लस वाई। 40 और 60 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, 6 दूना 12, 6 चौके 24, दूना कितना 48। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा जो है यह आपका औसत चाल हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। 2xy बट्टा x प्लस वाई आपका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है 1 से 100 तक लिखते समय 2 का प्रयोग कुल कितनी बार होता है। अगर हम 1 से लेकर के 100 तक लिखे तो 2 का प्रयोग कुल कितनी बार होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 20। चाहे तो 2 का बोले या 3 का बोले या 5 का बोले या 7 का बोले या 9 का बोले, किसी भी अंक का उपयोग 1 से लेकर के 100 तक लिखने में कितना बार करते हैं, 20 बार। देख लीजिए 2 का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले दाहिने स्थान पर देखिए कहाँ करते हैं। सबसे पहले तो 2 में, दाहिने स्थान पर 12 में, उसके बाद 20 से लेकर के 29 तक में लगातार करते हैं, सॉरी इकाई स्थान पर कहाँ कहाँ करते हैं, तो 2 में, 12 में, उसके बाद 20 से लेकर के 29 तक में इकाई स्थान पर प्रयोग करते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा 32 में, 42 में, 52 में, 62 में, 72, 82, 92, 100 तक है तो उसके बाद तो 102 हो जाएगा। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हम लोग प्रयोग करते हैं इकाई स्थान पर। अब दाहिने स्थान पर आइए, 12 के बाद सीधे 32 में चल गए थे, 20 छोड़ दिए थे हम लोग, तो 20 में, 21 में, इस तरीके से देखिए 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। देखिए कितना संख्या हो गया, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बार तो हम लोग प्रयोग करते हैं दाहिने स्थान पर और 1 बार यहाँ भी इकाई स्थान पर, तो 11। तो 11 बार इधर हो गया, तो 11 और 9 कितना, कुल मिला के 20 हो गया। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखिए 20 से लेकर के 29 तक में कितना का डिफरेंस है, 9 का, यानी संख्या कितना होगा, 10। जितना का अंतर होगा उससे 1 ज्यादा, 10 संख्या, और हर संख्या में दाहिने स्थान पर 2 आएगा तो 10 यह हो गया। और 22 में आपका दाहिने और इकाई दोनों स्थान पर आपका 2 आ जाएगा, तो 1 यह भी बढ़ जाएगा, तो 11 और 9 इधर, 11 और 9 क्या होगा, 20। तो इसलिए हमने आपसे कहा है कि किसी भी संख्या के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 100 तक लिखने में 7 कितना बार आएगा, 20 बार, 9 कितनी बार आएगा, 20 बार। हर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होना है, 20 होना है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, बोला है एक संख्या को भाग किया जाता है तो भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 4 गुना होता है। अगर शेषफल 12 है तो भाज्य क्या होगा। अच्छा देखिए, जब भाग आप सोल्व करते हैं भाग के क्वेश्चन को तो ऐसे ही बनाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, शेष लिखते हैं। जिससे भाग करते हैं वह भाजक होता है, जिसमें भाग करते हैं वह भाज्य होता है। भाग का जो मेन परिणाम होता है वह भागफल होता है और अंतिम में जो बचता है वह शेष कहते हैं। अब यहाँ क्या बोला है कि भाजक भागफल का 8 गुना, तो ये जो भाजक है ना, जो यहाँ वाला संख्या है वह इसका कितना गुना है, 8 गुना है। जो भाजक है ना, भाजक, वह भागफल का कितना गुना, 8 गुना, और शेषफल का 4 गुना। किसके बारे में बोला है, भाजक के बारे में ही बोला है कि यह कितना गुना है, 4 गुना है, किसका, शेषफल का। अब आगे यदि शेषफल 12, देखिए शेषफल कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। क्वेश्चन को फिर से देखिए, क्वेश्चन को फिर से देखिए, यहाँ पे क्या लिखते हैं, भाजक, यहाँ पे भागफल, यह भाज और यह शेष। जब आप भाग करते हैं तो पता ही होगा आपको। अब आगे बोला है
कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 4 गुना। भाजक जो है ना ई वाला, वह भागफल का तो 8 गुना है, लेकिन शेष का कितना गुना है? 4 गुना। अब क्वेश्चन में शेष दे रखा है 12, तो शेष 12 दे रखा है, तो 12 का 4 गुना यानी 12 चौके 48, यही तो भाजक होगा, यही तो भाजक होगा ना, 12 चौके 48। अब आगे देखिए, अब बोला था कि जो भाजक है वह भागफल का 8 गुना, तो भागफल तो पता लग गया 48, तो सोचिए कि 48 किसका 8 गुना होगा? तो 6 का ही ना। यहाँ क्या होगा? पक्का 6 होगा, तभी तो इसका 8 गुना 48 होगा। तो हमारे पास देखिए सब कुछ आ गया। क्या आ गया है? भाजक आ गया है, भागफल आ गया है, शेष आ गया है। तो भाज्य बराबर क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? भाज्य बराबर, यही तो बताना है ना, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यही यूज करते हैं। भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब देखिए भाजक आपका कितना है? भाजक आपका है 48 गुने भागफल कितना है? 6 और प्लस शेष कितना है? 12। 48 छक्के हो जाएगा आपका 288, 288 प्लस 12 इज इक्वल टू 300। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 300 हो जाएगा। यहाँ वाला को क्या बोलते हैं? यह आपका भाजक होता है, ठीक है। यहाँ वाला क्या होता है? यहाँ वाला आपका भाजक होता है। इस वाले को क्या बोलते हैं? यह आपका भागफल होता है, और यहाँ वाला शेष होता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से 10 ऐसे क्वेश्चंस को हमने आपको बताया जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चंस लेकर के हम आपके बीच आते रहेंगे। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।